हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि सिंह और मैं आपको बेसिक्स ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं बेसिकली ईडीसी की कुछ टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जिससे क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको उसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पहले का वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराने बेसिक्स ऑफ मटेरियल्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल वोल्टेज, मोबिलिटी, कैरियर कंसंट्रेशन की। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसकी वजह से मैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भी वीडियोस को अपलोड कर सकूंगी। तो हम बात करते हैं थर्मल वोल्टेज क्या है। अगर मैं थर्मल वोल्टेज की बात करती हूँ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, उसका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो रहे थे। तो ये बात करूँ तो एन टाइप और पी टाइप को हमने कंबाइन किया, तो एन टाइप में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, पी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो होल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स जब हम इस पी टाइप और एन टाइप के कॉम्बिनेशन को जब हम एनर्जी देंगे, यानी अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी देते हैं या टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स आपस में रिकम्बाइन शुरू हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन होना इनका शुरू हो जाता है। तो उसके पास यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं वीटी, यानी थर्मल वोल्टेज। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू होती है आपकी KT/Q। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक आपने बढ़ाया है पी एंड एन टाइप की कॉम्बिनेशन को, और Q आपका चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर मैं बात करूं कि हम टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, अगर हमने टेम्परेचर एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो भी जो आपका थर्मल वोल्टेज है उसमें वेरिएशन बहुत ही कम होगा। ये लाइन आपका असर्शन एंड रीजन में पूछा जा सकता है या आपके वाइवा में भी आ सकता है। अब मैं बात करती हूँ जो भी एनर्जी बैंड गैप होता है, मैं भी आपको आगे भी चर्चा करूंगी एनर्जी बैंड गैप के लिए। तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप था, अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू होती है 0.7850 केल्विन पर, और अगर मैं 300 केल्विन पे बात करूँ तो उसकी वैल्यू होती है 0.72। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं एनर्जी बैंड गैप आपका कम होता जा रहा है। ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो आपका रेसिप्रोकल होता है टेम्परेचर का, और इसका फॉर्मूला होता है Eg0, यानी 0 केल्विन पे टेम्परेचर पे आपका एनर्जी बैंड गैप माइनस बीटा, बीटा आपका कांस्टेंट है, इनटू टी टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मोबिलिटी की। जैसा मैंने आपको बताया कि पी और एन टाइप को अगर हम कंबाइन करेंगे और हमने इसको टेम्परेचर को बढ़ाया या हमने इसको अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो होल्स होते हैं वो आपस में रिकम्बाइन करना शुरू कर जाते हैं, यानी फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। तो जो मोबिलिटी होता है आपका ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन या होल्स कितना फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं या कितना जल्दी मूव कर रहे हैं, कितना फास्टली मूव कर रहे हैं। सो इट शोज हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर विल मूव इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन या होल्स। इट कैन रिप्रेजेंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपका? जिस वेलोसिटी के साथ आपके इलेक्ट्रॉन या होल्स मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपने लगाया है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो रही है। मोबिलिटी जो होता है वो भी आपके टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होता है, इस चीज़ को याद करिएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी मोबिलिटी कम होती जाएगी। इसका ये मतलब है जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर आपके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स और ज़्यादा जनरेट होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज्यादा जनरेट होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने का स्पेस ही नहीं मिलेगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उस छोटे से मॉलिक्यूल या एटम में कि वो आपके मूव ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्पेस ही नहीं मिलेगा मूव करने का। स्पेस नहीं मिलेगा तो उसी को तो मोबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो फास्टली मूव नहीं कर पाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका मोबिलिटी घटता जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन की मोबिलिटी की वैल्यू मैंने बताई है। म्यूएन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को शो कर रहा है। तो जर्मेनियम की बात करें तो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड। इसकी यूनिट जरूर याद रखिएगा आप, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी की यूनिट डायरेक्टली पूछी जाती है तो यूनिट याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू तो नहीं पूछी जाएगी, बट एक आपको रफली आइडिया दे दिया गया है कि आपका जर्मेनियम में मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन या होल्स बहुत जल्दी और फास्टली मूव करते हैं सिलिकॉन के कंपेरेटिवली। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आपका वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, यानी
जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मोबाइलिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। यहाँ पर जो आपका रिलेशन दिखाया गया है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम। एम की वैल्यू आपकी जर्मेनियम के लिए दी हुई है, जर्मेनियम में आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और होल के लिए भी, और सिलिकॉन में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल के लिए भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइलिटी के बारे में। मोबाइलिटी जो आपको मैंने भी बताया, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया। मोबाइलिटी से ही आपका एक आइंस्टीन इक्वेशन भी लिंक्ड है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या है एंड आइंस्टीन इक्वेशन किसके किसके बीच में है। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट और आपका मोबाइलिटी का, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबाइलिटी का जो रेशियो होता है वो आपका थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन। डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया P और N है, तो जब हम इस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन होना चाहेगा, यानी मिलना चाहेगा, डिफ्यूज होना चाहेगा। तो उस जिस फ्लो के साथ ये रिकम्बाइन होना चाहता है या डिफ्यूज होना चाहता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। मेन फिनोमिना आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं घूम सकता है, होल फ्री नहीं घूम सकता है, इन दोनों को मिलकर एक दूसरे को रिकम्बाइन करना होता है। तो यही बेसिकली, और इसके रिकॉम्बिनेशन से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है वो भी डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ क्या इंक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए इस तरीके से भी घुमा सकता है कि डिफ्यूजन और मोबाइलिटी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे वोल्टेज कांस्टेंट। कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मोबाइलिटी और डिफ्यूजन कांस्टेंट का रेशियो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल वोल्टेज। जो आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। बुला रहे हो जीतू? अब मैं बात करती हूँ कि कैरियर कंसंट्रेशन क्या है। तो कैरियर कंसंट्रेशन आपका बताता है मेजॉरिटी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो आपका P और N था, P टाइप सेमीकंडक्टर या N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो अगर हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मेजॉरिटी क्या था, N टाइप सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, तो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या से शो करते हैं, NI। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन या एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, डिपेंड्स कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू आपकी बता दिया मैंने जो पहले, 2.5 × 10⁻13 जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 1.5 × 10⁻10। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो आपका डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब था, जैसे अगर आपने फास्फोरस को, सिलिकॉन को रिप्लेस किया था फास्फोरस के साथ, तो कितनी नंबर ऑफ फास्फोरस को आप डाल रहे हो, यानी कितनी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी को ज़्यादा ऐड करोगे तो आपके मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेंगे। डेफिनेटली जितनी आप फास्फोरस ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और अगर हम उल्टा बात करें कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब है कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन तब बढ़ेगा जब आप उसमें डोपिंग को कम रखेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो किसकी प्रोपोर्शन होता है, T³ के, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जो आपका कंसंट्रेशन है वो आप कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो कंसंट्रेशन है वो आपके टेम्परेचर का 3/2 होता है। सिर्फ आप ये मत याद रखिएगा कि क्यूब पे प्रोपोर्शनल है, ये अगर आप इसको इधर भेजोगे तो आपका स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये आपका लेस डोमिनेटिंग होता है, मोर डोमिनेटिंग आपका टेम्परेचर होता है। अब मैं बात करती हूँ मास एक्शन लॉ की। मास एक्शन लॉ आपका क्या कहता है, मास एक्शन लॉ आपका बेसिकली बताता है, जैसे अगर आपका ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपका कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपने पीछे एक होल को जनरेट कर जाएगा। क्लियर है, जब यहाँ से कोई भी एक एटम यहाँ से यहाँ स्विच करेगा कंडक्शन बैंड में तो अपने पीछे एक होल को जनरेट करेगा, जिसको हम शो करते हैं P से। क्लियर है, और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
मूव कर गया उसको हम शो कर रहे हैं एन से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब इज एन एंड नंबर ऑफ होल जनरेटेड, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे होल जनरेट हुआ, यानी नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड पर सेंटीमीटर क्यूब। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका मास एक्शन लॉ कह रहा है। याद रखिएगा, जो कंसंट्रेशन को भी मैंने आपको बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम कैसे शो करते हैं, एनआई से शो करते हैं। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.5 इंटू समथिंग जो थी। आप यहाँ पर देख रहे हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻10 और जर्मेनियम के लिए 2.5 इंटू 10⁻13, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये वैल्यू है। और ये किसके इक्वल होगा, एन और पी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि आपके कंडक्शन बैंड में गए, यानी ये एन, और जब ये यहाँ से गए तो पीछे होल छोड़ गए, वो आपका पी कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। कैरियर कंसंट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है, इसका रिलेशन आपको टेम्परेचर के साथ याद रखना है। नेक्स्ट एनर्जी बैक गैप का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताऊंगी।